हम वक्त गुजार रहे हैं या वक्त हमें गुजार रहा है। शायद हकीकत यही है कि हम ख़त्म हो जाएंगे और वक्त फिर भी बाकी रहेगा। वक्त को, ज़माने को, टाइम को फ़लसफ़े के लिहाज से, मज़हब के लिहाज से और मॉडर्न साइंस के लिहाज से समझने की कोशिश करते हैं। इंतहाई मुश्किल मौजू है, लेकिन इस टॉपिक पर, इस मौजू पर ये तीनों बड़ी खूबसूरती से एक साथ मिलते हैं, मर्ज होते हैं। पहले देखते हैं ज़माने के बारे में, वक्त के बारे में मज़ाहिब क्या कहते हैं। जितने भी मज़ाहिब हैं उनका मानना ये है कि वक्त मखलूक है, यानी इसको क्रिएट किया गया है, एक वक्त के लिए बनाया गया, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए इब्न सीना कहता है कि वक्त के लिए हरकत का होना, मूवमेंट का होना और मादा का होना, मैटर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो वक्त नहीं होगा। और इसीलिए अल्लाह ताला की ज़ात आज़ाद है वक्त के टाइम फ्रेम से। यानी जितने भी मज़ाहिब हैं वो मानते हैं कि खालिक की ज़ात, अल्लाह ताला की ज़ात इस टाइम फ्रेम से आज़ाद है। इसलिए जब पूछा जाता है इससे पहले क्या होगा, इससे पहले क्या होगा, इसीलिए कहा जाता है कि ये वक्त को डाला गया है। अच्छा, ये अहले किताब वाले क्या कहते हैं? क्रिश्चियनिटी है, जुडिज़म है और इस्लाम है। इनके मुताबिक जो वक्त है वो एक लीनियर पाथ है, यानी कि एक एरो की तरह है, एक तीर की तरह है जिसको कमान में डाल के छोड़ दिया गया है। इसकी एक इब्तिदा है, इसका एक इख्तिताम होगा और इसके दरमियान में बहुत सारी आजमाइश के दौर गुजर रहे हैं, बहुत सारे लम्हे गुजर रहे हैं। और इसके दरमियान में हो सकता है इस जगह पर कहीं पर दुनिया का टाइम है, इस दुनिया के अंदर एक बहुत छोटा सा लम्हा है जो आपके पास है, जो आप ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर थोड़ा सा फ़र्क ये आता है, वो कहते हैं कि इसकी इब्तिदा भी यहीं से है, इख्तिताम भी यहीं पर है जहाँ पर दुनिया ख़त्म होती है। यानी दुनिया के बनने से दुनिया के ख़त्म होने तक वक्त को दुनिया में डाला गया। लेकिन जो हिंदुज़म की अप्रोच है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि जो वक्त है वो एक सर्कुलर सा टाइम फ्रेम है जिसके अंदर उसकी एक इब्तिदा होती है, उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी आजमाइशें हैं आपकी, उसके बाद इसका एक ज़वाल आता है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है और उसके बाद इसका रिक्रिएशन होती है। यानी कि सर्कल जो है इसी तरह चलता रहता है। और जो बुद्धिस्ट हैं उनकी अप्रोच बहुत ही मुख्तलिफ। वो कहते हैं कि हर एक लम्हा दूसरे लम्हे से मुख्तलिफ है और इस लम्हे की यूनिकनेस ही वक्त है। यानी जो माजी में हुआ, जो हाल में है, मुस्तकबिल में, इनकी आपस में कोई रिजेम्बलेंस नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं है और हर किसी की यूनिकनेस की वजह से ही वक्त कहा जाता है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि जब एक टाइम फ्रेम है जिसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स हैं और अल्लाह ताला की ज़ात, खालिक की ज़ात इससे आज़ाद है, इसका मतलब है कि मेरा माजी, हाल और मुस्तकबिल अल्लाह ताला के सामने मौजूद है, तो फिर मेरी फ्री विल क्या है? यानी कि सज़ा और जज़ा का निज़ाम ही क्यों है अगर मेरे पास फ्री विल नहीं है, अगर मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से डिसीजन नहीं ले सकता और सारी चीज़ें पहले से ही तयशुदा हैं। अच्छा, इसके लिए एक पूरी वीडियो है मेरी अलग फ्री विल पे, वो देख लीजिएगा। लेकिन छोटे से टाइम के अंदर, कम टाइम के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी चीज़ को जानना मजबूर करने के बराबर नहीं होता। यानी अगर मैं जानता हूँ कि ऐसा होगा, ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको मजबूर किया ये करने पर। यानी अगर मैं टीचर हूँ, 30 बच्चे हैं और एक बच्चे के इम्तिहान से मैं बता सकता हूँ कि ये बच्चा फ़ाइनल इम्तिहान में पास नहीं होगा, इसका मतलब है कि ऐसे बहुत सारे और बच्चों का रिज़ल्ट मैंने देखा है, उनकी सिचुएशन से गुजरा हूँ और मेरा अंदाज़ा है कि ये पास नहीं हो सकता। अब सोच लेंगे मेरे पास और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो कि उसके माँ बाप किस तरह के हैं, उसके रिश्ते किस तरह से हैं, उसकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, साइकोलॉजिकल सिचुएशन कैसी है, वो सोचता कैसे है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि इसके पास होने के चांसेस नहीं हैं। और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ेल हो सकता है पास हो जाए। मैंने उसको मजबूर नहीं किया फ़ेल होने पे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस तरह के जितने स्टूडेंट थे वो पास नहीं हो पाते। और इसी वजह से ये नहीं कहा जाता कि इसके पास फ्री विल नहीं थी। और इसी वजह से अगर आप देखें कि एक तुर्की के अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो गाँव में पैदा होता है और अपनी ज़िंदगी में स्कूल नहीं जाता, 13 साल की उम्र में पहली दफ़ा स्कूल जाता है। एक नॉर्मल प्रेडिक्शन यही है कि ये बच्चा गाँव में ही रहेगा, गाँव में ही काम करेगा, एक गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजारेगा। वो बच्चा वहाँ से निकलता है, 13 साल की उम्र में पहली दफ़ा स्कूल जाता है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर लग जाता है। यानी कि ये जो प्रोसेस है ये आज़ाद है, यानी कि आपके पास फ्री विल है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। यानी कि नॉर्मली अगर आप सोचें तो किसी की भी प्रेडिक्टेबल पाथ में, एक देखे हुए पाथ के अंदर, एक रास्ते में ये कभी भी नहीं आएगा ये गांव में पैदा हुआ है, स्कूल भी नहीं जाता और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर लग जाएगा। लेकिन एक फ्री विल है, आप बन सकते हैं। और जब कहा जाता है कि मेरे माजी, हाल और मुस्तकबिल को देख लिया गया है, तो इसकी आसान सी मिसाल इस तरह है कि एक क्रिकेट का मैच है जो हो चुका है, टीम ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और अब मैं उस मैच को रिकॉर्डिंग में देख रहा हूँ। उसके अंदर
मुझे पता है ये बंदा फेल हो गया है, ये टीम पास हो गई है, इसने अच्छा खेला, इसने बुरा खेला है, लेकिन मैंने उनको मजबूर नहीं किया फेल होने पर, या मैंने उनको मजबूर नहीं किया कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देनी, लेकिन मैं उसको रिकॉर्डिंग में देख रहा हूँ और मैंने उनका माजी हाल और मुस्तकबिल देखा है कि उसके अंदर अब क्या चल रहा है। इसी तरह मैं फ्री विल को समझता हूँ कि फ्री विल जो है हर किसी के पास एक लिमिटेड हद तक मौजूद है, लेकिन आपके उस पाथ के अंदर, उस रेंज के अंदर ये चीज़ नोन है कि जो इस सिचुएशन से गुजरता है उसका रवैया, उसका तरीका, उसका अंजाम ऐसा होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो, इसी वजह से आपके पास फ्री विल है, इसी वजह से सज़ा और जज़ा का निज़ाम है। लेकिन रहते हैं वक्त वाले टॉपिक पर। इस टॉपिक को लेके चलते हैं फ़लसफ़े के ऊपर और आखिर में आएंगे मॉडर्न साइंस पर। फ़िलासफ़ी से, फ़लसफ़े से वक्त को समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं, अगर उनको मैं समराइज़ करूं तो उनका तमाम तरह का निचोड़ है वो इन 4 बातों पे आ जाता है कि वक्त जो है एक इल्यूजन है, एक धोखा है। वक्त के लिए हरकत का होना, मूवमेंट का होना ज़रूरी है। वक्त के लिए मैटर का, मादा का होना ज़रूरी है। और वक्त जो है यादों के दरमियान फ़र्क है। इन चारों को किस तरह एक्सप्लेन किया है, शुरू करते हैं अरिस्टोटल से। अरस्तु कहता है कि जो वक्त है उसके लिए हरकत का होना ज़रूरी है। यानी मैं वक्त की पहचान इसीलिए रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सूरज ने निकलना है, दिल ने धड़कना है, चीज़ों ने इस रफ्तार से चलना है। यानी कि जो मूवमेंट है ये मुझे बताती है कि वक्त है। अगर ये तमाम चीज़ें रुक जाएँ, सूरज एक ही जगह पे रुका रहे, दिल की धड़कन एक ही जगह रुकी रहे और बाकी जो दुनिया के अंदर मूवमेंट है वो रुक जाएँ, तो मैं ये बता नहीं सकता कि वक्त है, तब्दील हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं किस लम्हे में हूँ। यानी मेरी जो यादें हैं, मेरी जो मेमोरी डेवलपमेंट है वो इन तब्दीलियों की वजह से, अगर ये ना हो तो मैं अपनी वक्त को किसी भी तरह डिफ़ाइन नहीं कर सकता। इसी को इब्न सीना ने बाद में एक्सटेंड किया, जिसमें कहा कि उसके लिए हरकत का होना ज़रूरी है और मादा का होना ज़रूरी है, जिसकी बुनियाद पर उसने ये अपनी कोटेशन लिखी कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो वक्त से बाहर है, आज़ाद है, क्योंकि उसके लिए मादा का और हरकत का होना बहुत ज़रूरी है। बाद में कांट है, बड़ा मशहूर फ़िलासफ़र है, उसने कहा कि वक्त एक ऐनक की तरह है। जिस तरह हम अपने ऐनक से देखते हैं तो जिस रंग की ऐनक है उसी तरह की हमें दुनिया दिखती है। तो दुनिया जो है वो वक्त की ऐनक है और हमें मजबूर किया गया है कि हमने दुनिया को इसी ऐनक से देखना है। बड़ी मशहूर किताबें, बड़ी मुश्किल किताबें हैं इसी टॉपिक पर। उसके बाद आता है बेर्गसन। बेर्गसन की एक अप्रोच बहुत अच्छी है। वो ये कहता है कि अगर आपने ज़िंदगी के अंदर एक लम्हा गुजारा है, यानी कि एक मिनट गुजारा है, और एक वक्त आपने, एक लम्हा आपने जिया है, इसके दरमियान में फ़र्क होता है। आज अगर आप कहें कि 1 मिनट या 1 घंटा हो चुका है और उसी जगह पर आपका कोई ऐसा खुशी का लम्हा है, ऐसी आपकी ज़िंदगी की अचीवमेंट है, तो वो आपको सदियों के बराबर लगती है। यानी कि ये वक्त की डेफिनेशन के कितनी देर में ये ख़त्म होता है, ये डिपेंड करता है इस पर कि आपने उसको किस तरह जिया है, यानी आपने उसको महसूस किया है या नहीं किया। उसके मुताबिक वक्त की रफ्तार तेज़ या आहिस्ता हो सकती है। फिर आता है हाइडेगर। इसकी एक बड़ी मुख्तलिफ सी अप्रोच है। वो कहता है कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट इसलिए करती है, उसका होना ही इसीलिए है क्योंकि आपने उसे सोचा है। यानी आज वक्त है क्योंकि इसको मैंने सोचा है कि वक्त होना चाहिए, इसलिए उसकी एग्जिस्टेंस है। अच्छा, बड़ी मुख्तलिफ सी अप्रोच है और उसको डिफ़ाइन ऐसे करता है कि अगर मैं कहूँ कि मेरा ख्वाब है, ख्वाब की एग्जिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि मैंने उसे सोचा है। यानी अगर मैं ख्वाब को सोचूं ही ना हो तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए वो, इसकी अप्रोच है कि वक्त इल्यूजन है, इसकी एग्जिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि मैंने इसको सोचा है। आखिर में आ रही है मैक टगार्ड की। ये बड़ा मुख्तलिफ सी और बड़ी न्यू अप्रोच के साथ है, जिसके अंदर आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है इस फ़िलासफ़र के ऊपर, क्योंकि ये कहता है कि माजी, हाल और मुस्तकबिल के अंदर तज़ाद है। इसी वजह से वक्त जो है वहम है, ये रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एक इल्यूजन है, एक धोखा है। अच्छा देखें, वक्त ज़हनी है या नहीं, तो फिर कायनात कैसे चल रही है? अगर वक्त हरकत का नाम है तो कब ये हरकत शुरू की गई? इसी पर बहुत सारे फ़िलासफ़र ने अपनी फ़िलासफ़ी और अपनी किताबें लिखी हैं। मेरे मुताबिक वक्त जो है वो एक दरिया की तरह नहीं है, यानी कि एक फ़्लो की तरह नहीं है जिसमें चीज़ें बह रही हैं और आप उसके साथ बह रहे हैं, बल्कि एक आईने की तरह है जो आपको अपने हाल में मुस्तकबिल और माजी का अक्स दिखा रही होती है। अब आखिर में वक्त को समझते हैं साइंस के मुताबिक। अगर अभी तक आपके लिए टॉपिक मुश्किल था तो यहाँ पर आके टॉपिक और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। साइंस के मुताबिक सबसे पहले जो 1687 में सबसे बड़ा जो नाम है वो है न्यूटन का।
न्यूटन ने कहा कि टाइम जो है, वक्त जो है, वो एब्सोलूट वैल्यू है, यानी आपके लिए, मेरे लिए, यहाँ पर दुनिया में कहीं पर भी, दुनिया के बाहर कायनात में भी टाइम जो है वो एब्सोलूट है, यानी वो एक जैसा ही है सबके लिए। वो ज़रूरी था उसकी तमाम इक्वेशंस के लिए, फार्मूलाज के लिए। अगर वो कहता है कि वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो ये ज़रूरी है कि टाइम का कांस्टेंट होना हर जगह पर। अगर नहीं है तो ये हाइपोथेसिस इस इक्वेशंस का काम नहीं करता। इसी तरह फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के अंदर भी उस टाइम का कांस्टेंट होना डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट जगहों में, डिफरेंट कायनात में एक जैसा होना ज़रूरी है। इसी वजह से ये एक थ्योरी उस ज़माने में थी कि टाइम जो है वो एक एब्सोलूट वैल्यू है, हर किसी के लिए एक जैसी है। इसके बाद थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट आती है और आता है लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इशू ये था, वो कहते हैं कि टाइम के अंदर हमेशा एक ही सिमत में क्यों जा रहा है, टाइम वापस क्यों नहीं आता, यानी वक्त की एक ही तरफ क्यों रफ्तार है, वापसी भी आना चाहिए। तो जो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो कहता है कि सेकंड लॉ है इसका, वो यूज़ करता है वर्ड एंट्रोपी का। अभी काफ़ी दफ़ा लफ्ज़ सुनेंगे। एंट्रोपी होती है किसी भी चीज़ का ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाना, यानी कि एक चीज़ तरतीब में बेतरतीबी की तरफ जो जाती है उसे एंट्रोपी कहते हैं। यानी एक अंडा है, उसे हम नीचे गिरा दिया है, वो टूट गया है, ये हो ही नहीं सकता कि अंडा खुद दोबारा वापस अंडा बन जाए, यानी उसने आगे मुसलसल बेतरतीबी की तरफ जाना है और ख़राब होगा, बड़ा होगा, और जगह गिरेगा, यानी ये नहीं हो सकता कि वापस आकर दोबारा अंडा खुद अपनी आप बन जाए। इसको लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और एंट्रोपी को डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी तब्दीली आई वो आई 1905 में। 1905 के अंदर आइंस्टाइन ने पहली दफ़ा कहा कि न्यूटन और बाकी जितने लोग हैं जो एब्सोलूट वैल्यू समझ रहे हैं वक्त को, वो नहीं है। टाइम जो है वो रिलेटिव है, यानी रिलेटिव का मतलब होता है किसी और चीज़ के साथ कंपेयर करना। यानी उसने कहा कि टाइम जो है वो एब्सोलूट नहीं है और ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हैं, और यहाँ तक कि उसकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपकी कुव्वत है ज़मीन की, उससे भी आपका टाइम बदल सकता है। यानी ये कहना इसी तरह है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ और मेरी घड़ी चल रही है और मैं इसको, घड़ी को बहुत दूर किसी सियारे पे या किसी और ऐसी जगह ले जाता हूँ, तो ये हो सकता है कि मेरी घड़ी मुख्तलिफ रफ्तार से चले। ये वो ऐसा क्यों कहता है? उसके मुताबिक जो सिर्फ एक चीज़ कांस्टेंट है वो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी जो रोशनी की रफ्तार है वो कांस्टेंट है, और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो तब्दील हो सकती हैं, यहाँ तक कि वक्त भी। इसी थ्योरी से फिर टाइम स्पेस आता है, जिसके अंदर दुनिया के अंदर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, और हर किसी के लिए उसकी डायरेक्शन के लिहाज से उस स्पेस के अंदर, उस टाइम के अंदर, 4 डायमेंशनल स्पेस में जिसमें आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ हो सकता है कि आपके साथ में सिचुएशन किस तरह है और आपका पाथ किस तरह है, आपकी डायरेक्शन किस तरह है। इसमें डीप में अभी नहीं जाते, लेकिन आप समझ लें कि एक टॉपिक आता है टाइम स्पेस का। लेकिन मेन इशू ये था कि जो इसने थ्योरी दी रिलेटिविटी की कि आपका वक्त तब्दील हो सकता है, ये मानना इतना आसान नहीं था। इसके लिए 1971 में पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसके अंदर एटॉमिक क्लॉक को रखा जाता है जहाज़ के अंदर, और इसको दुनिया के गिर्द चक्कर लगवाया जाता है। अब ये जो घड़ी है, एटॉमिक क्लॉक, जो नैनो सेकंड तक कैलिब्रेटेड है, जब इसको वापस उतारते हैं तो जो कैलिब्रेशन वाली घड़ी यहाँ पे दुनिया में रखी हुई है, उसके और इस घड़ी के दरमियान में 30 नैनो सेकंड का फ़र्क आ जाता है। आपको लगता होगा ये बहुत छोटा सा फ़र्क है, लेकिन इस थ्योरी को ये प्रूव करता है यहाँ पर कि दुनिया के अंदर टाइम जो है वो मुख्तलिफ़ कंडीशन में अपनी चलने की रफ्तार बदल सकता है। अच्छा, अब ये जो बहुत छोटा सा फ़र्क है आपको शायद लग रहा हो, लेकिन जो दुनिया के अंदर जीपीएस होते हैं, जिस तरह आप यहाँ दुनिया में हैं, और एक ये सैटेलाइट है जो आपको डायरेक्शंस दे रहा है, इसके अंदर भी क्लॉक होती है, यानी कि अपना टाइम इसने रखा होता है। हर दिन इसको कैलिब्रेट किया जाता है, यानी कि इस टाइम को दुनिया की घड़ी के साथ मैच किया जाता है। अगर नहीं करेंगे तो इसके अंदर तकरीबन कोई 20 माइक्रो सेकेंड का फ़र्क आ जाता है। 20 माइक्रो सेकेंड बहुत छोटे से आपको लगते होंगे, लेकिन इस 20 माइक्रो सेकेंड की वजह से दुनिया के अंदर आपको 100 मीटर का डिस्टेंस का डैमेज आ जाता है। यानी कि आप अगर डिस्टेंस बता रहे हैं तो 100 मीटर का फ़र्क आ जाएगा सिर्फ इस छोटे से टाइम डिफरेंस की वजह से। जिसके बाद थ्योरी आती है जिसे ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं, जिसके मुताबिक जो हाल है वो आलमी तौर पर उसका कोई मानी नहीं है, यानी हाल इस तरह एग्जिस्ट ही नहीं करता जिस तरह हम सोचते हैं। दुनिया में माजी है, मुस्तकबिल है, और आपका हाल है, वो एक ही साथ एग्जिस्ट कर रहा होता है इसी थ्योरी के तहत। और आइंस्टाइन कहता है कि जो कांस्टेंट चीज़ है वो स्पीड ऑफ लाइट है। अच्छा, इसके अंदर भी बाद में बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, लेकिन उसके मुताबिक यही था कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, क्योंकि दुनिया की जो
कॉजैलिटी है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट हो। यानी जो हो रहा है दुनिया के अंदर जिस तरह मुझे दिख रहा है, अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट नहीं होगी तो ये तमाम चीज़ें इस तरह एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। अच्छा, ये वो इस तरह क्यों कहता है? यानी पहले देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन्होंने निकाली किस तरह। मेजर करना तो इतना आसान नहीं था ये, लेकिन पहली जो उसकी कैलकुलेशन है वो 1677 में शुरू की गई। उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया एक ओले नाम का एक साइंटिस्ट है। उसने कहा कि जब मैं मुख्तलिफ सीजन्स के अंदर सैयारों को ऑब्ज़र्व करता हूँ, उसमें एक सैयारा है जिसका नाम है जुपिटर। जुपिटर का अपना एक चांद है जिसको ईओ कहते हैं। वो कहता है कि ये चांद इसके चारों तरफ घूम रहा होता है, और जब मैं इसको देखता हूँ तो ये मेरी दुनिया में मैं बैठा इसे देख रहा हूँ, तो जब ये मेरे करीब होता है या ये मेरे दूर होता है, यानी एक मुख्तलिफ टाइमों में सीजन्स के अंदर, तो ये जो चांद है इसका जब मैं इसको देख रहा होता हूँ ऐसा ऐसा इसके पीछे छुप जाता है, और इसी तरह यहाँ पे देख रहा हूँ इसके पीछे छुप गया है। इसका टाइम जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट सीजन्स के अंदर। उसकी बेस पे उसने पहली दफ़ा निकाला कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी होती है, और ये इसका डिस्टेंस जो है जुपिटर का दुनिया से कितना दूर है। उस ज़माने में उसने कहा तकरीबन ये 22 मिनट होता है, लेकिन ये गलत था। बाद में इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो गई, तकरीबन कोई 8 से 9 मिनट बनता है, लेकिन पहली कैलकुलेशन स्पीड ऑफ लाइट की यहाँ से की गई। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है जो बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था इस लिहाज से, जिसने फेज़ो नाम का साइंटिस्ट है जिसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक व्हील बनाया और इस व्हील के अंदर छोटे छोटे ग्रूव्स थे। इस व्हील को वो घुमाता था, एक तरफ से वो यहाँ से लाइट डालता था, जो ये लाइट 8 किलोमीटर दूर तक जाती थी, फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आती थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज़ कर देता है इस व्हील की कि ये यहाँ पर इस सुराख से लाइट आना बिल्कुल बंद हो जाए। इसका मतलब है कि जब लाइट वापस आ रही है तो वो सुराख जो है वो उसके आगे आ चुका है। अब उसकी रफ्तार जहाँ से 8 किलोमीटर कवर करके वापस आती है, तो वो जो ग्रूव है, वो जो छोटा सा कट है इस तरह का, यानी यहाँ से अब लाइट चली गई, लेकिन जब वापस आ रही है तो इधर टच होना शुरू हो गया, हम नज़र नहीं आ रही। इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे उसने स्पीड ऑफ लाइट निकाली 3,13,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ये पहली दफ़ा था, यानी कि एक्चुअल वैल्यू जो है वो उससे बहुत करीब है, तकरीबन 3 लाख के करीब है, उसकी बहुत करीब है। ये उसने 1849 में पहली दफ़ा ये निकाला। उसके बाद जो माइकलसन है उसने एक्सपेरिमेंट किया शीशों के ऊपर। उसने लाइट को शीशे पे इमर्ज किया और सामने जो है एक और शीशा लगाया जहाँ से लाइट इधर जाती थी वापस आती थी, और इधर जो है वो इसे देखता था। इसको इतना तेज़ घुमाया इसने कि यहाँ पर जब लाइट है ना आना नज़र आए, यानी कि इसको नज़र नहीं आ रही, तो इसने बताया कि अब लाइट जो है वो उस टाइम से बाहर निकल चुकी है। उस रोटेशन जो है, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ तो मैं बता सकता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है। तो 1922 में पहली दफ़ा स्पीड ऑफ लाइट जो है अपनी बहुत करीब हद तक सही वैल्यू पे निकाली गई। तो अभी जो है वो तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। अच्छा, इसका फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि आज अगर आपने टाइम को मेजर करना हो तो आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि कोई डिस्टेंस है, यहाँ से कहीं का फासला है वो 10 मीटर है, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, चांद तक हो जाए, कहकशाओं तक हो जाए, तो ये करोड़ों करोड़ों किलोमीटर को यूज़ करने के बजाय हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि जितनी देर में लाइट पहुंच जाएगी उतना वो सेकंड होगा, यानी कि लाइट ने 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में कर लिया। तो इसका बजाय कि हम 3 लाख किलोमीटर इस्तेमाल करें, हम इसको कहते हैं कि हमसे ये कितना दूर है, ये हमसे 1 सेकंड दूर है। तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं लेकिन टाइम के थ्रू। इसी तरह फिर हम कहते हैं कि चांद हमसे कितना दूर है, हम नहीं बताते कि कितने किलोमीटर है, हम कहते हैं चांद हमसे 1.3 लाइट सेकंड दूर है। इसका मतलब ये भी है कि चांद की रोशनी हम तक आने में 1.3 सेकंड लगेंगे। इसी तरह सूरज के बारे में, सूरज हमसे कितना दूर है? सूरज हमसे 8.2 लाइट मिनट दूर है। इसका मतलब है कि जब सूरज रोशनी देगा तो हम तक वो रोशनी पहुंचने में 8.2 मिनट लगेंगे, यानी 8 मिनट और 20 सेकंड लगेंगे। तो इसकी वजह से लाइट ईयर, लाइट टाइम, लाइट मिनट, लाइट सेकंड का इस्तेमाल किया जाता है इतने सारे ज़ीरोज़ को निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी इक्वेशन है इसकी रिलेटिविटी के अंदर, E = mc²। ये बहुत दफ़ा आप देखेंगे इसमें जो m होता है ये मास होता है, c जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट पे, और E जो है वो एनर्जी होती है।
ये जो मास होता है ये खाली एक बॉडी का मास नहीं है, और ये इक्वेशन असल में इसलिए भी नहीं है कि एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो रही है। ये बताता है कि हर मास के अंदर बहुत सारे और एडिटिव मास भी हैं, यानी कि एक कोई चीज़ है उसके अंदर बहुत सारे, जिस तरह एक खिलौना है, चाबी वाला खिलौना, एक में चाबी फुल भर दें, एक में ना भरें। इन दोनों का शायद आपको लगे कि वज़न एक जैसा है, लेकिन हकीकत में वज़न एक जैसा नहीं है, क्योंकि अब इस चाबी के अंदर बहुत सारी एनर्जी आपने स्टोर करके रखी हुई है। अब ये जो एनर्जी है वो असल में उसका मास है, हो सकता है आपकी स्केल पर ना आए लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। इसकी और आसान मिसाल इस तरह है, आपके पास टॉर्च है, उसके अंदर लाइट है, आप उसका बटन ऑन करते हैं, लाइट अब चल रही है, 1 घंटे के बाद वो लाइट ख़त्म हो जाती है, तो आपको लगता है कि उसका वज़न सेम ही है, लेकिन हकीकत में उसने अपना वो मास इस्तेमाल किया है। जो एनर्जी इस्तेमाल की है वो असल में अपना मास इस्तेमाल किया है, और वो मास किसी ना किसी तरह एग्जिस्ट कर रहा था। अब बहुत थोड़ा सा है तो आपको लगेगा शायद इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। अब इसकी मिसाल सूरज से ले लें। सूरज जो है एक बहुत बड़ा मास है और हर दिन बहुत सारी एनर्जी बर्न कर रहा है। अगर इसकी जो बर्निंग है और इसकी जो लाइट जितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, इसके लिए इसको 9 बिलियन यानी 9 अरब केजी 9 अरब किलोग्राम हर सेकंड इस सूरज से निकल रहा है। आपको लगेगा कि सूरज का वज़न तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन इसके हुजूम के लिहाज से आज जो इसकी लाइफ है वो तकरीबन 4 बिलियन ईयर कहा जाता है, यानी 4 अरब साल पुराना है सूरज। और आज तक की ज़िंदगी में जितना भी सूरज ने रोशनी निकाली है, हर सेकंड 9 अरब किलो अपना वज़न कम किया है। अभी तक भी उसके टोटल हुजूम का ये सिर्फ 0.07% है, यानी 4 बिलियन सालों में भी, 4 अरब सालों में भी सिर्फ 0.07% यूज़ किया। टॉपिक से थोड़ा बाहर निकल गए, वापस आते हैं। अब बताना क्या चाह रहा था कि आइंस्टाइन ने कहा है कि हर चीज़ जो है वो रोशनी के रफ्तार से, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो रोशनी की रफ्तार से, यानी कि अगर कोई चीज़ रोशनी की रफ्तार से तेज़ हो जाए तो दुनिया की एग्जिस्टेंस पे मसला आएगा। अब इसी तरह है कि अगर मैं सबसे करीब तरीन एक सियारा ले लें, उसका नाम है सेंटोरिया। ये दुनिया से जो है तकरीबन 4.2 लाइट ईयर दूर है, यानी कि मुझे वहाँ पर जो हो रहा है वो 4.2 सालों के बाद नज़र आता है। इसी तरह आज अगर वो वहाँ से मुझे कोई देख रहा है तो मैं 4 साल छोटा हूँ। अच्छा, इन थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि माजी, हाल और मुस्तकबिल एक ही वक्त में एग्जिस्ट करता है और स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। यानी जहाँ तक रोशनी जिस रफ़्तार से पहुँची है उसी रफ़्तार से हमें पता चलेगा कि वो किस हाल में है, किस मुस्तकबिल में है या माजी में है। यानी आज मुझे अगर दूर से किसी सितारे से कोई देख रहा हो तो हो सकता है मैं पैदा ही ना हुआ हूँ। जिस तरह एक अर्नल्ड नाम का सितारा है, 2022 में हमें नज़र आता है कि उसमें धमाका होता है और वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन हकीकत में वो 14 अरब साल पहले ख़त्म हो चुका है। इसी तरह और भी बहुत सारे सितारे हैं जो आप आसमान पर देखते हैं, हकीकत में हो सकता है ख़त्म हो चुके हों, लेकिन उनके ख़त्म होने की, वो धमाके की, वो रोशनी हम तक नहीं पहुंची, इसलिए हमें नहीं पता। इसी तरह हम किसी टेलीस्कोप से किसी और सितारे को देखते हैं जो हमसे बहुत सारे सालों दूर हो, 100 लाइट ईयर दूर हो। इसका मतलब है कि हम उनके माजी को देख रहे हैं। हो सकता है कि वो हमें जब देख रहे हो हम यहाँ पर एग्जिस्ट ही ना करते हों। अब यहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस नहीं किया, हमने कॉस्मोलॉजी डिस्कस नहीं की, हमने ब्लैक होल डिस्कस नहीं किया, हमने ये नहीं बताया कि ग्रेविटेशनल की फोर्स की वजह से किस तरह टाइम का जो पाथ है वो चेंज हो जाता है, वो डिस्कस नहीं किया। किस तरह टाइम स्पेस के अंदर दो लोगों के एक जैसे जो कदम रख रहे हों, चल रहे हों, उनके लिए सिर्फ उनकी जो डायरेक्शन है उसकी वजह से पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है टाइम का, और किस रफ्तार से वो जा रहे हैं, यानी उनके लिए उनकी घड़ी मुख्तलिफ रफ्तार से चल सकती है, ये हमने डिस्कस नहीं किया। इसी तरह इनकी थ्योरी को जिन्होंने कंट्रोल किया या गलत साबित किया या इसके अंदर एडिशन की, वो हमने नहीं की। अगर आपको इस तरह के टॉपिक से इंटरेस्ट हो तो ज़रूर लिखिएगा, उसमें किसी एक टॉपिक पर फिर इन डेप्थ चले जाएंगे, क्योंकि इस पूरे ओवरऑल टॉपिक को आज सिर्फ कवर करना था कि वक्त को मज़हब, फ़लसफ़ा और साइंस किस तरह प्रूफ करती है, और इसके अंदर जो कोई एक मेन टॉपिक है उसमें फिर इन डेप्थ चले जाएंगे समझने के लिए कि रिलेटिविटी की इक्वेशन क्या है, या E=mc² के अंदर किस तरह इक्वेशन को डिफ़ाइन किया जाता है, या बोल्ट्ज़मैन लॉ क्या है, और किस तरह इन थ्योरीज़ को मैथमेटिकली चेक किया गया है। बहुत शुक्रिया।